गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने AS2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आज AS3, लेकिन उससे पहले डाउट्स ले लेते हैं। AS2 के आपको उसका क्वेश्चन नहीं आया, MCQ बता देते। बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए, बाकी तो सब हो गया ना। AS2 अब कंप्लीट हो गया ढंग से। सेकंड वाला ना, ये वाला। मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज हेल्ड यू फॉर यूज, जो कि आपने रख रखा है इन द प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेंट्री, नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट, आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश प्रोडक्ट्स इन विच। अच्छा, बिलो कॉस्ट पे रिटन डाउन नहीं होगा अगर फिनिश गुड्स इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेट आर एक्सपेक्टेड टू बी। ओहो, कहने का मतलब ये है कि वो कॉस्ट से नीचे रियलाइज नहीं होगा, यानी कि कॉस्ट पे ही वैल्यू क्या होगी, रियलाइज होगी। कौन सी, किस पे? मटेरियल एंड अदर सप्लाईज। कहने का मतलब हेल्ड फॉर यूज, मतलब आपके पास किसका वैल्यूएशन की बात कर रहा है? पहले तो ये मटेरियल की बात कर रहा है। कौन सा मटेरियल? जो नॉर्मली आपके पास रॉ मटेरियल होता है। अगर वो रॉ मटेरियल आपके कहाँ पर रखा हुआ है? हेल्ड, हेल्ड मतलब आपके पास रखा हुआ है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेंट्री, जो कि आप यूज लोगे किसमें? इन्वेंट्री की प्रोडक्शन के अंदर, जो कि आप यूज लोगे। आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट, मतलब नहीं लिखा जाएगा। किसको नहीं लिखा जाएगा? मटेरियल और अदर सप्लाईज, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मटेरियल एंड अदर सप्लाईज जो कि आपके पास रखे हुए हैं प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्री के लिए, जो कि आप नहीं लिखोगे बिलो कॉस्ट। बिलो कॉस्ट कब नहीं लिखेंगे हम? कॉस्ट पे कब लिखेंगे? किससे ज्यादा होगी? जब आपका फिनिश गुड्स क्या होगा? आप कॉस्ट पे कब रिकॉर्ड करोगे? रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, देखो, जनरली क्या होता है, अगर फिनिश गुड्स आपके प्रॉफिटेबल होते हैं तो आप उसको जनरली कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर दो। अगर आपके फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल नहीं है तो जनरली क्या होता है, कॉस्ट और इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, है ना, दोनों में से जनरली आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही मिलने वाला है, क्योंकि एनआरवी कभी हो ही नहीं सकती बच्चों उसकी, है ना। तो अब आप मुझे बताइए, अगर आप इन दोनों में से अगर लोअर करते हो तो इसका मतलब अगर आपके फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल नहीं होते, दोनों केसेस लगा के चलते हैं, नहीं होते, तो आप इसको रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करते? ले, और जो कि क्या हो जाता, कॉस्ट से कम होता। लेकिन हम तो कॉस्ट से कम वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड कर रहे, इसका मतलब आपका फिनिश गुड्स कौन सा वाला है? प्रॉफिटेबल। तो इफ द फिनिश प्रोडक्ट्स इन विच दे इनकॉर्पोरेटेड, जो फिनिश गुड्स जिसमें वो रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? डालेंगे। इनकॉर्पोरेट करेंगे मतलब, हाँ, मतलब रॉ मटेरियल डाल के जो फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो रॉ मटेरियल को आप इनकॉर्पोरेट करोगे ना प्रोडक्शन में, और फिर उससे आपका क्या बनेगा? तो जो फिनिश गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी, आप ही मुझे बताइए, अगर आपको कॉस्ट पे कम वैल्यू पे नहीं लिखना है तो आपके फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल होंगे? प्रॉफिटेबल होंगे तो कॉस्ट से ज्यादा होंगे या कॉस्ट से कम होंगे? कॉस्ट से ज्यादा होंगे। तो देखो, सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, पहला ऑप्शन। सोल्ड अबव कॉस्ट, सोल्ड लेस देन कॉस्ट, सोल्ड एट मार्केट वैल्यू इज मोर देन द कॉस्ट। बताइए किस पे? एट और अबव कॉस्ट, बिल्कुल सही। क्यों? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट, तो बिल्कुल सही। सोल्ड अगर एट कॉस्ट, चाहे नील प्रॉफिट भी होगा ना, तो भी हम क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सोल एट और अबव कॉस्ट। समझ में आ गया? क्या क्या समझी?
फाइनल समराइजेशन दो। ये बोल रहा है क्वेश्चन ने कंडीशन डाल दी कि जो रॉ मटेरियल आपके पास है ना, उसको आपको कॉस्ट से नीचे वैल्यू नहीं करना, नहीं लिखना उसका वैल्यू आपको। तो आपको फिनिश गुड्स फिर जब नहीं लिखोगे तो फिनिश गुड्स आपका या तो प्रॉफिटेबल होगा या फिर प्रॉफिट होगा, तभी आपका कॉस्ट प्राइस पे आप रिकॉर्ड करोगे। कॉस्ट प्राइस से नीचे तो आपको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर तो कॉस्ट पे ही होता है जनरली। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है क्या आपका आंसर्स में? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बता देती हूँ। अच्छा, ये वाला तो अभी तो बताया था। देखो, विच आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज आर इनकरेक्ट, गलत कौन सी ये बताना है। स्टोरेज कॉस्ट विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन द नहीं, ये तो गलत है। हाँ, स्टोरेज, अच्छा 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 अच्छा, ओहो, नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन है ना। अच्छा अच्छा, बच्चों ध्यान में रखना है कि स्टोरेज कॉस्ट किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। वेयर हाउसिंग के लिए स्टोरेज वैसे नॉर्मल गोडाउन की तरह यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपने कोई स्टोरेज वगैरह ले रखा है, वो आपके इंक्लूडेड होगा। आंसर इज यस, होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Full amount of variable production overhead incurred are included in the inventory valuation, बिल्कुल ये भी सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और ऑलवेज इंक्लूड, अरे ये तो सीधा सीधा इनकरेक्ट हो गया। खत्म, सही है। चलूँ आगे, AS2 में कोई भी इतना सा भी डाउट नहीं, चलूँ आगे। आ जाओ, हेडिंग डालिए। AS3। AS3 हेडिंग डाल दीजिए। चलो स्टार्ट करूं। AS3 जो डील करता है उसका नाम क्या है? इतना मजेदार है ये, यस, क्या बताऊं, इतना मजेदार। AS2 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम लोगों ने देख ही लिया, वो भी इंटरेस्टिंग था, काफी आसान था कहने का मतलब अगर मैं देखूं तो। उसके बाद अब हम आ गए किस पे, AS3 पे। और AS3 जो आपका डील करता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टार्ट करें। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? वेरी गुड। तो आप मुझे बता सकते हो क्या, कैश बुक में, कैश बुक बनाई होगी आपने, कैश अकाउंट बनाया होगा, कैश बुक में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? कैश अकाउंट में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन आते हैं। आप कभी भी जहां कैश रिफ्लेक्ट होगा वही तो, वही तो उस अकाउंट में जाएगा। कैश इंक्लूड नहीं होता। मतलब कैश का एक्चुअली में मूवमेंट होना चाहिए, दैट इज, या तो कैश गया या कैश आया। हाँ ठीक है, आगे। नहीं पता, चलो अब समझते। देखिए, कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत पहले की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत पहले की, जब एएस नहीं हुआ करते थे, तो अगर मैं उस टाइम जमाने की बात करूँ तो वहां पे क्या होता था, कैश बुक होता था, कैश अकाउंट होता था, जहां पे हम है ना जितना कैश आया और जितना कैश गया उसको हम क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे अपने अकाउंट के अंदर। लेकिन वहां पे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से हम काम
नहीं कर रहे थे। आपका रेवेन्यू नेचर का अगर कैश आ रहा है, जैसे मान लो सेल्स करके अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है, वो भी कैश अकाउंट में जा रहा है। मान लो मशीनरी को बेच के कोई पैसा आ रहा है, वो भी आपके कहाँ जा रहा है, कैश अकाउंट में जा रहा है। कोई मान लो लोन लेके अगर आपका पैसा आ रहा है, तो वो भी आपका कहाँ जा रहा है, कैश अकाउंट में। तो कहने का मतलब, चाहे वो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन हो, सारे ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में आते थे, जिसका कोई भी एज सच बाइफरकेशन नहीं होता था। मतलब कैश अकाउंट का ही अपडेटेड वर्जन बोल लो या सिस्टमैटिक वर्जन बोल लो, जो कि क्या है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश अकाउंट में तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, जो कैश आ रहा है, जो कैश जा रहा है, वो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट एक समराइज्ड और सिस्टमैटिक क्या है, कैश अकाउंट ही है अगर देखा जाए तो, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से है ये भी कैश अकाउंट, वो भी कैश अकाउंट था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे डिजाइन किया गया इसका फॉर्मेट, समझ लो। वहां कैश अकाउंट में कोई भी इसका एज सच फॉर्मेट नहीं होता था। अब बच्चों यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बेसिकली तीन एक्टिविटीज में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, मतलब ऑपरेटिंग के अंदर ऑपरेशन के खर्चे, कोई अगर आप असेट वगैरह खरीद रहे हो या असेट बेच रहे हो, तो वो क्या होगा आपका इन्वेस्टिंग का। और जो मान लो आप कैपिटल रेस करने के लिए ला रहे हो, तो वो क्या है आपका फाइनेंसिंग। अब इसकी कहानी मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले थोड़ा छोटा छोटा बेसिक मैं तुम्हें बता दूं पहले। कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आया? इट इज अ समराइज्ड कैश बुक, समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक कैश बुक। मतलब कि एक तरीका से क्या है ये, कैश फ्लो ही है। मतलब कैश का ही आना जाना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अंदर में कैश को, अगर आपका कैश का कोई भी मूवमेंट नहीं होता, तो हम उसको इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं डालते। मतलब एक्चुअली में कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो होना चाहिए। अगर कैश का कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है, तो वो आपके स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है। ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। इट इज गवर्न्ड बाय AS3। कौन डील करता है इसको? AS3। पहला पॉइंट मैंने बताया समराइज्ड कैश बुक। ठीक है। दूसरा, अरे मैं लिखवाऊंगी सारी बातें, अभी नहीं लिखनी है। सबसे पहले मीनिंग लिखवाऊंगी। अभी सबसे पहले मैंने बताया आपको समराइज्ड कैश बुक। आज तो सुनने का दिन है तुम्हारा। दूसरा आपका क्या, थोड़ा बहुत लिखवाऊंगी मैं। दूसरा क्या है आपका, AS3 इसको गवर्न करता है। इट डील्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको डील करता है, इनफ्लो एंड मूवमेंट ऑफ द कैश फ्लोज। मूवमेंट मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, मूवमेंट होना चाहिए या तो आना या जाना, तो उसको रिकॉर्ड करता है। ये कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करता। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन डील नहीं करते। जैसे डिप्रिसिएशन एग्जांपल के तौर पे, आप डिप्रिसिएशन जानते होंगे, इसकी अकाउंटिंग भी करते होंगे। डिप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों? मतलब हर साल आप क्या करते हो, उस पे डिप्रिसिएशन लगाते हो और आप असेट की वैल्यू को क्या करते जाते हो, कम करते जाते हो। और क्या, मुझे एक बात बताओ, डिप्रिसिएशन के नाम का पैसा, और ये डिप्रिसिएशन आप कहाँ चार्ज कर रहे हो? पीएनएल में एज एक्सपेंस की तरह। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं पीएनएल के अंदर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रही हूँ, क्या मेरा एक्चुअली में खर्चा है क्या वो? नहीं है। क्या मैं उस डिप्रिसिएशन के नाम का पैसा किसी को देने जा रही हूँ क्या? आंसर इज नो। क्या मुझे कोई डिप्रिसिएशन के नाम का पैसा देने आ रहा है क्या? आंसर इज अगेन नो। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, एक पॉकेट से निकाल रही हूँ पैसा खर्चे के नाम का, और दूसरी पॉकेट में डिप्रिसिएशन के नाम का पैसा डाल रही हूँ। यानी कि कहने का मतलब, जहां मेरा कैश का कोई इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, तो वो डिप्रिसिएशन वगैरह भी आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इम्पैक्ट नहीं डालेगा। धीरे धीरे करके सिखाऊंगी सारी बात। बच्चों उसके बाद आ जाता है आपका कैश एंड कैश इक्वलेंट। क्या होता है इसका मतलब, कैश एंड कैश इक्वलेंट का? व्हाट इज द मीनिंग? कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वर्ड आपको देखने को मिलने वाला है। क्या होता है ये? नहीं पता। नॉर्मल कैश जानती हो? कैश क्या होता है? कैश इन हैंड। इन हैंड मतलब जो आपके पास अभी पड़ा हुआ है कैश। कैश एट बैंक, मेरा कैश बैंक के पास पड़ा हुआ है तो वो भी मेरा ही कैश है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश इक्वलेंट। कैश इक्वलेंट मतलब कैश तो है ही और कैश के इक्वलेंट। इक्वलेंट मतलब कैश के बराबर, यानी कि जो इजीली आपके जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में। जैसे चेक, आपका कैश नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चेक आपका क्या है, कैश के इक्वलेंट ही है, मतलब ये जल्दी से आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। जैसे मार्केटेबल, जो कि लेस देन 3 मंथ्स। मतलब आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी के क्या खरीदे, शेयर्स वगैरह खरीदे, ठीक है। अब जब आप किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हो और आपने है ना वो कितने टाइम के लिए खरीदे, 3 मंथ्स के लिए खरीदे, तो अब आप मुझे बताइए, अगर आपका कोई भी शेयर, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर, वो अगर लेस देन 3 मंथ्स है, तो वो आपके कैश एंड कैश के इक्वलेंट ही माना जाता है, जिसकी मेच्योरिटी कब होने वाली है, लेस देन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जिसकी मेच्योरिटी हो जाएगी, तो जल्दी से क्या हो जाएगा, वो जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। तो इसको भी हम किसका पार्ट मानते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर सिक्योरिटीज में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो मोर देन 3 मंथ्स है, मोर देन 3 मंथ मतलब मंथ्स है, तो फिर वो मेरा कैश एंड कैश का इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं बनेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो वही कैश आता है जो जल्दी से आपके किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसकी मेच्योरिटी क्या हो, लेस देन 3 मंथ्स, वही आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगी, इंक्लूड होगी। अदरवाइज कोई भी सिक्योरिटी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं होगी, अगर मोर देन 3 मंथ्स वाला टाइम पीरियड है तो। ये बात है अपनी पड़ी। अब एक एक करके सारी बातें जितनी भी बोल रही हूँ ना, सब लिखवाने वाली हूँ, टेंशन मत लो। अभी आपने क्या पढ़ा, इसको कौन, ये क्या है, एक तरीके से समराइज्ड कैश बुक है, समराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड कैश बुक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कैश बुक ही है, जिसमें हम कैश का मूवमेंट लिखते हैं बस। अब उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा, AS3 से गवर्न करता है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ा, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही चीजें रिकॉर्ड करोगे जिसमें आपका एक्चुअल में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, मूवमेंट होना चाहिए। कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन आपके उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। पांचवा लास्ट पॉइंट मैंने क्या पढ़ा, व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर आप कैश और कैश के बराबर जो भी चीजें, लिक्विड असेट जानती हूँ, लिक्विड क्या होता है, जो जल्दी से हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज आल्सो कंसिडर एज अ लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स मतलब जो जल्दी से मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज दैट ओके? जो भी कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच इज जिसकी मेच्योरिटी क्या है, लेस देन 3 मंथ्स है, वो सारे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्यों बता रही हूँ, सारी बातें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का क्रक्स जो समराइज है। इस चैप्टर को मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्या करूंगी, पूरा समराइज कर दूंगी। बच्चों ये 3 पार्ट्स में, 3 एक्टिविटी में, तो मैं सभी सोच के देखा क्यों डिवाइड किया, ये क्यों कर दिया, ये 3 एक्टिविटी में डिवाइड, कभी सोच रहे थे? बस दे दिया हमें तो मैम, AS3 दे दिया, ऐसा ऐसा फॉर्मेट बता दिया और हम इस फॉर्मेट में कर लेते हैं, लेकिन बस हमें ये नहीं पता क्यों बनाया ऐसा फॉर्मेट, नहीं पता ना। यानी कि पढ़ा तो है लेकिन इन डेप्थ नहीं पढ़ा। अब मैं बताती हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये जो 3 एक्टिविटीज बाइफरकेटेड है, ये कैसे डिजाइन की गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, अनुष्का, राइट? अनुष्का क्या करना चाहती हो तुम, एक बिजनेस करना चाहती हो, अपना एक क्या खोलना चाहती हो, बिजनेस खोलना चाहती हो, जो कि आने वाले समय में हो सकता है तुम खोलना चाहो। सबसे पहले अनुष्का आप मुझे एक बात बताइए, अभी मान लीजिए आप अभी खोल रही हैं बिजनेस, मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले बिजनेस खोलने के लिए आपको क्या चाहिए?
कैपिटल को मैं पैसा बोल दूं? पैसा चाहिए। सबसे पहला काम होना चाहिए किसी भी बिजनेस को अगर आपको खोलना है, किसी भी कंपनी को अगर आपको खोलना है, तो सबसे पहले आपकी जरूरत क्या है? पैसा। यानी कि सबसे पहले मुझे बिजनेस खोलने के लिए सबसे पहला जो चीज चाहिए वो पैसा को मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि फाइनेंस। सबसे सब फाइनेंस बोल सकते हो, पैसा, मनी, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस। अब तुम खुद बताओ सोच के अनुष्का, अगर तुम खुद बिजनेस करना चाहती हो तो तुम कहाँ कहाँ से फाइनेंस रेस कर सकती हो? एक तो जो आपके पास है वो लगाओगे, ठीक है, और बोरो करके मतलब लोन लेके, लोन लेके लोन लोगी। बिजनेस मतलब अपनी कंपनी खोल रही हो तो फिर मतलब एक तरीके से अपना बिजनेस मतलब पूरा कंपनी सेटअप कर रही हो, हाँ। लोन रेस कर लिया, खुद के पास जो पैसा था तो कैपिटल लगा दिया आपने। कैपिटल लगा दी मतलब इसको मैं कंपनी खोल रही हूँ तो ऐसे बोल दूं इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये कैप हाँ, मतलब शेयर्स नहीं, कैपिटल लगा दिया आपने, जनरली कैपिटल लगा दी, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंपनी हो तो पब्लिक से भी तो पैसा ले सकती हो। पब्लिक से पैसा किस फॉर्म में ले सकती हो? तो प्रोस्पेक्टस से पैसा आ जाता है क्या? कंपनी अपना पैसा जनरली रेस कैसे करती है, तुमने पढ़ा भी तो होगा, शेयर्स इशू करके। तुमने कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे तो जो खुद के पास पैसा था वो लेकर आई, यहाँ पर ये कैपिटल कंसिडर मत करिए। जनरली आपको कैपिटल चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देगा आपको। जनरली आपको क्या चाहिए होता है? पैसा। और पैसा आप कहाँ कहाँ से रेस कर सकते हो? एक तो लोन ले सकते हो, शेयर्स आप इशू कर सकते हो, इशू ऑफ शेयर्स, जिससे आप पब्लिक से क्या कर सकते हो? पैसा ले सकते हो। दूसरा, डिवेंचर्स इशू कर सकते हो, और बस यही, जनरली यही होता है। तो आप मुझे बताइए अनुष्का, सबसे पहले आपने लोन लिया या फिर शेयर्स इशू करे या डिबेंचर इशू किया, तो इन सब से आपके पास सबसे पहले क्या आ गया? फाइनेंस, पैसा आ गया। तुमने अब पैसा इकट्ठा कर लिया बिजनेस के लिए, अब क्या करें उसे? एलोकेट, मतलब अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए कुछ असेट्स वगैरह खरीद के लानी पड़ेगी। तो उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट क्या करोगी? परचेज करोगी। फिक्स्ड एसेट जैसे एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, काफी चीजें आप क्या करोगी? परचेज करोगी। तो आपने इन्वेस्ट करा, वो परचेज किया, और थोड़ा बहुत पैसा अगर मान लो तुम्हारे पास बच भी गया तो आपने किसी अदर कंपनी में क्या कर दिया? उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज में पैसा लगा दिया ना, शेयर्स वगैरह में। अब तुमने पैसा भी लिया ही, तुम इन्वेस्टमेंट भी करना कर दिया, अब क्या देरी है काम शुरू होने की? यानी कि ऑपरेशन स्टार्ट होगा अब आपका। ऑपरेशन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपके ऑपरेशन से रिलेटेड क्या लगेंगे? कुछ कुछ खर्चे लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दूं क्या? मतलब या फिर बिजनेस एक्सपेंसेस लिख दूं या ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दूं? मतलब एक्सपेंसेस लग रहे हैं कहने का मतलब, कौन से? ऑपरेशन के, रोज के खर्चे, जैसे रेंट का बिल, रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आपका ऑपरेशन का खर्चा है, आपने सैलरी वगैरह दी वो भी आपका क्या है? ऑपरेशन का खर्चा। ये सारे आपके जो भी ऑपरेशन के खर्चे होते हैं वो उससे वो आपके यहाँ पर आते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप फाइनेंस रेस करोगे तो इस एक्टिविटी को क्या नाम दे दिया? यानी कि मैं तुम्हें एलोकेशन सिखा रही हूँ, कौन सा आइटम किस एक्टिविटी में जाने वाला है, समझ रही हो? तो यानी कि जब भी अगर आपको पैसा रेस करना होगा, जब भी आपको पैसा रेस करना होगा, तो जहां से भी आप पैसा रेस करोगी वो आपकी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने पैसा लिया तो पैसा कभी तो देना भी पड़ेगा, क्योंकि लोन का रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा। शेयर से जो पैसा लिया है वो भी आपको रीपे
करना पड़ेगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़कर आई होगा ना। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। हम किसका रीपेमेंट कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर वालों का रीपेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर को भी हम क्या करते हैं? रिडीम करते हैं एक टाइम पीरियड के मेच्योरिटी आने के बाद। तो जो भी पैसा आपने रेस किया वो भी किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग। जो पैसा आपने दे दिया, रीपे कर दिया, इसी कैपिटल को, इसी लोन को जो रीपे कर दिया, वो भी किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग का। तो पैसा लेना और पैसा देना, मतलब फाइनेंस रेस करना और फाइनेंस को वापस से रीपे करना, वो सारा का सारा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। यानी कि कहने का मतलब मैं ये कह सकती हूँ क्या, अगर आपका रीपेमेंट करना हो, रीपेमेंट किसका करना हो? लोन का, डिवेंचर्स का, बॉन्ड्स का, या फिर प्रेफरेंस शेयर का। अरे सही है, ठीक है। तो ये भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग। क्या मॉर्गेज? प्लेज पे दिया? प्लेज पे क्यों दोगे? अच्छा, प्लेज पे दिया तो नहीं ना, प्लेज पे देके आप कुछ तो पैसा रेस करोगे। मॉर्गेज देने से आपको कोई पैसा आ रहा है? क्या आ रहा है पैसा? क्या आ रहा है? हाँ हाँ, तो लोन ले रहे हो ना आप, ले लिख दिया ना। तो कुछ भी पैसा आप जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज करी, तो मॉर्गेज कर दी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन आपने जो लोन का पैसा आया वो रिकॉर्ड होगा। क्योंकि मॉर्गेज करने से कोई पैसा आ रहा या जा रहा नहीं है। मॉर्गेज करने की वजह से आपको लोन मिल रहा है, और लोन मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो आप क्या कर दो, उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड कर दो, मतलब लिखा दिखा दो। रीपेमेंट करोगे लोन का, डिबेंचर का, बॉन्ड का, या फिर शेयर्स का, तो ये सारा भी किस में आएगा? चाहे रेस करो, चाहे रीपे करो, सभी किसका पार्ट बनेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब मुझे एक बात बताओ, इससे रिलेशन में कोई कॉस्ट भी होगी आपकी? क्या क्या कॉस्ट होगी? जो आप पैसा ले रहे हो, इनके रिलेशन में एक कॉस्ट जनरेट होगी आपकी। जैसे लोन लोगे तो हर साल क्या दोगे? डिबेंचर लोगे तो हर साल क्या दोगे उनको? शेयर्स इशू करोगे तो क्या दोगे? डिविडेंड। तो तुम समझ पा रही हो क्या? लोन रेस, फाइनेंस रेस करना, वो भी किसका एक्टिविटी का पार्ट? फाइनेंसिंग। फाइनेंस को रीपे करना, वो भी किस एक्टिविटी का पार्ट? और उससे रिलेशन में, इनसे ही रिलेशन में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो भी किसका पार्ट? फाइनेंसिंग। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्ट आपने पे किया या आपने डिविडेंड पे किया, तो ये दोनों ही किस एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा? फाइनेंसिंग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लोन वगैरह लोगी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और शेयर्स वगैरह इशू करोगी तो डिविडेंड देना पड़ेगा। पूरा एक क्रक्स बता दिया मैंने फाइनेंसिंग का। अब इससे आगे कुछ भी और जाने वाला नहीं है। कहने का मतलब, सोचो ना, तुम एक सोच के बताओ कि तुमने ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो फाइनेंस के लिए हो रही है क्या? अगर फाइनेंस के लिए हो रही है तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग। सही है। उससे रिलेशन में अगर कोई पेमेंट हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग। इससे रिलेशन में कोई कॉस्ट हो रही है, इंटरेस्ट वगैरह अगर आप पे कर रहे हो, डिविडेंड वगैरह पे कर रहे हो, तो वो भी किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा आपके? फाइनेंसिंग। खत्म। अब आ जाते हैं किस पे? जो फाइनेंस करने के बाद आपने क्या किया इसे? क्या किया? जो इन्वेस्ट करते हो ना, उसको हमने क्या नाम दे दिया? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में नहीं। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये फाइनेंस के लिए अपने रेस करने के लिए लिया या नॉर्मल खर्चों के लिए? तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए एज अ लाइबिलिटी की तरह क्रिएट होगा। समझ रही हो? कौन सी लाइबिलिटी क्रिएट होगी? करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर रीपेमेंट होगा तो वो फाइनेंसिंग में पार्ट। आर यू श्योर? अच्छा।
अपन बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली वैसे तो आपका एज अ करंट लाइबिलिटी होता है, और इसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। देखो एक बात बताती हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो पैसा आएगा, आएगा तो पैसा तो आप यूज कर रहे हो, वो ऑपरेशन का खर्चा होगा और वो ऑपरेशन के अंदर जाएगा भी। अब मुझे एक बात बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली क्या कंसिडर की जाती है? करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी का लाइबिलिटी बढ़ना या फिर घटना, वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो हम उसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट मानते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके जाते हैं इसको। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसिडर्ड एज एन करंट लाइबिलिटी। इसका रीपेमेंट वगैरह कर दोगे तो फाइनेंसिंग में हम देख लेंगे अकॉर्डिंगली। ये समझ में आ रहा है क्या? इन्वेस्ट हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगे फिर आपके? जैसे परचेज करा था, इन्वेस्ट किया था पैसा, तो उससे अपोजिट में क्या आ जाएगा? परचेज से रिलेशन अपोजिट सेल। तो जो भी परचेज किया, जो भी सेल किया आपने फिक्स्ड एसेट को, वो किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? आपके फाइनेंसिंग का। आप, हाँ सॉरी, इन्वेस्टिंग का। और अगर आपने किसी अदर कंपनी में पैसा क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपने किसी और कंपनी के क्या कर लिए? शेयर्स खरीद लिए। तो अब आप मुझे बताइए, शेयर्स खरीदोगे तो उस पे आपको क्या आएगा? इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? इनकम। तो इसका नाम मैं क्या दूं? डिविडेंड रिसीव। तो जो भी डिविडेंड रिसीव होगा किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर रखा है तभी तो आपको डिविडेंड क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने शेयर्स की बजाय आपने किस पे? डिवेंचर में पैसा लगा दिया। तो डिवेंचर में पैसा लगा दोगे तो इंटरेस्ट क्या होगा आपको? रिसीव होगा। तो यानी कि जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, डिविडेंड पे करोगे, वो फाइनेंसिंग का है, क्योंकि आपने फाइनेंस रेस करके वो पे करना है। उसके बाद अगर मान लो किसी अदर कंपनीज में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपकी वो इनकम बनेगी, डिविडेंड रिसीव और रेंट रिसीव। खत्म। हाँ। गुडविल जनरली, अगर जैसे मान लीजिए आपका गुडविल है, गुडविल अगर कम होगी ना, तो दो ट्रीटमेंट होते हैं इसके, मैं बता देती हूँ। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप गुडविल को क्या कर देते हो? रिटर्न ऑफ कर देते हो। रिटर्न ऑफ कर देते हो मतलब गुडविल खत्म हो गई, आपने राइट ऑफ कर दी पीएनएल के थ्रू। दूसरा काम आप क्या करते हो? इन्वेस्टिंग में जाके उसे कम या ज्यादा हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे कम हो रही है तो इसका मतलब हमने गुडविल बेचती होगी। तो दो ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके। जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रोज के खर्चे, परचेजेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, मतलब आपने गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, कोई भी ऑपरेशन के खर्चे हो रहे हैं, फिर जो भी इनकम आप कमाओगे उस पे आप क्या पे करते हो? अल्टीमेटली इनकम टैक्स। अभी मैं सारा फॉर्मेट आपको बताने वाली हूँ। पहले ये बताओ, ये तीनों एक्टिविटी आपको समझ में आई क्या? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग। ऑपरेशन जब स्टार्ट होगा तो उस एक्टिविटी को क्या नाम दिया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मुझे एक बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड्स हैं? दो। दो मेथड्स हैं। कौन कौन से दो मेथड्स हैं? एक है आपका, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका। इन दो तरीके से आप क्या बनाते हो? कैश फ्लो बनाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। अब जितनी भी बातें बताई मैंने, तुम्हें समझ में आया तीन एक्टिविटी में कैसे डिवाइड हुआ? सबसे पहले पैसा लेते हैं तो उससे पैसे को लेने को, रेस करने को क्या बोल दिया मैंने? फाइनेंसिंग। फिर उस पैसे से पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हमने क्या बोल दिया? इन्वेस्टिंग। फिर ऑपरेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग। तो इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन तरीके से डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। आइए, हेडिंग डाल दी होगी आपने, डाल दी कि नहीं डाल दी? आओ लिखो मेरे साथ, मीनिंग लिखो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ
It is a statement which provides details about how cash is generated and applied by the entity during the period. डन। पढ़ो एक बार, रीड करो, समझ में आ गया क्या? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है, किस चीज को प्रोवाइड करता है? डिटेल्स। किसके बारे में? अबाउट हाउ कैश इज एंड जनरेट, मतलब कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश आपने यूज किया। अप्लाई मतलब यूज करना। बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब करंट ईयर के अंदर अंदर आपने कितना कैश का जनरेशन हुआ, कितना कैश का आपने एप्लीकेशन किया, वो सारी डिटेल्स आपको ड्यूरिंग द पीरियड दिखा दी जाती है। चलो क्या आगे? चलो आगे देखो। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट था, इट शोज द मूवमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। इट शोज द मूवमेंट, ये आपको मूवमेंट दिखाता है। किस चीज का मूवमेंट दिखा रहा है? कैश इनफ्लोज का और कैश आउटफ्लोज का। दिस स्टेटमेंट does not include any non cash ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब समझती हो? जिसके अंदर कोई भी कैश का मूवमेंट ना हो। एग्जाम्पल लिख लो इसके अंदर। एग्जाम्पल, डिप्रिसिएशन, इशू ऑफ शेयर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डन। अच्छा, ये पढ़ा है नहीं क्या मैंने तुमने पढ़कर नहीं आया इशू ऑफ शेयर्स? उसके अंदर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ा है। मतलब जैसे मान ले, हाँ, अगर आप कोई मशीनरी परचेज करके लाए और आपको उसको पेमेंट करनी है, लेकिन वो पेमेंट आप किसके बदले करो? कैश के बदले नहीं करोगे। मतलब कैश के अगेंस्ट में नहीं करोगे, उसके अगेंस्ट में आप क्या इशू कर रहे हो? शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा आप कंसिडरेशन जो पे कर रहे हो शेयर्स में इशू करके। तो इसमें बताइए मुझे, कोई कैश का मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे हैं? उस मशीनरी के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं? कैश शेयर को इशू कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, मीनिंग ऑफ कैश, कैश इक्वलेंट।
पहला। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट, चेक, ड्राफ्ट, एक्सेट्रा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ब्रैकेट में लिख देना, लेस देन 3 months। चलो, अब यहाँ पे सेग्रीगेशन। 6th पॉइंट आई थिंक। कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अगेंस्ट all receipts and payment against ऑपरेशन। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा बताओ? सेल, पब्लिक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज। चले, इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। जब 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 इन्वेस्ट करोगे अदर सिक्योरिटीज में तो आपको क्या क्या आएगा? डिविडेंड इनकम, कॉमा, इंटरेस्ट आगे लिख देती हूँ, इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, अब फाइनेंसिंग में बताओ क्या क्या आएगा? हम्म issue and redemption of debentures, issue and redemption of preference shares, लोन रेज करना, ऑब्लिक करके रीपेमेंट भी डाल लो ना। अरे यार ये क्या हो रहा है? रीपेमेंट
ऑफ लोन लिख लिया तुमने? लोन का रेस करना, लोन रेस करना या रिपेमेंट करना, उसके बाद इशू और डिबेंचर्स हमने लिख ही लिया। इसके अगेंस्ट, हाँ हाँ, इसके अगेंस्ट में कोई भी डिविडेंड इन पे किया आपने, डिविडेंड पेड, या फिर इंटरेस्ट पेड, वो भी आपकी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद लिखो अब नेक्स्ट पॉइंट डाल के, मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितने मेथड्स होते हैं? दो। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड और एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। अब मैंने जितना भी बताया था ना, वो सारी कहानी मैंने लिखवा दी है, और आगे की कहानी में आगे की क्लास में स्टार्ट करूंगी। अब कल से मैं ना थोड़ा सा पहले वर्किंग कराऊंगी, जिसमें आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स बनाने आने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग कैश फ्लो पे मूव करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही वाइंड अप कर देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।